अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नई वीडियो है मेरे पास रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की। 1803 के बाद 1911 में रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट्स आया, उसने क्या किया। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का बुनियादी एम क्या था, उसका ये था, जो सब अटॉमिक पार्टिकल्स की बात हुई थी, उसने कहा ये सब अटॉमिक पार्टिकल की अरेंजमेंट जानना चाहता था। क्या जानना चाहता था? सब अटॉमिक पार्टिकल एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए एटम में। यानी इसने कहा 1911 ने परफॉर्म किया उसने एक एक्सपेरिमेंट टू नो अबाउट अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में जानने के लिए। तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में से क्या क्या लिया बेटा? एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में इसने लिया एक गोल्ड फॉइल जिसकी थिकनेस 0.0004 सेंटीमीटर थी, और उसने अल्फा पार्टिकल्स लिया। इन अल्फा पार्टिकल को डिसइंटीग्रेशन ऑफ पोलोनियम से लिया। अच्छा बेटा, ये पोलोनियम क्या था? आइसोटोप ऑफ हीलियम है। जिस तरह हाइड्रोजन के आइसोटोप है प्लूटोनियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, ये पोलोनियम भी इसी तरह आइसोटोप ऑफ हीलियम है बेटा। तीसरी, ये जो अल्फा पार्टिकल क्या थे, हीलियम के न्यूक्लियाई थे, ठीक है ना। ये डबली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये देखो मैंने डबल फॉर्म में आपको He++ भी लिखा है, He+2 भी लिखा है। ये दोनों शक्लें इसलिए लिया है, फॉर्म में इसलिए लिया है क्योंकि वो एग्जामिनेशन के अंदर वो कहता है हीलियम प्लस डबली चार्ज कौन सा है, तो ये दोनों एमसीक्यूज में देता है। अगर ये दोनों देगा तो फिर इन दोनों का ऑप्शन वो आगे कॉमन में देना जरूरी होता है, इसलिए मैंने ये दोनों लिखा है। उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी बेटा? अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन क्या थी? रदरफोर्ड ने बॉम्बार्डमेंट किया, एक थिन गोल्ड फॉइल लिया बेटा, जिसकी जो थिकनेस थी वो 0.004 विद अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्डमेंट की। अब उसने ऑब्जर्व किया मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या है इंस्टिट्यूट थ्रू द फॉइल, यानी बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल हैं वो लाइन से क्रॉस होकर गए। ओनली फ्यू इन अल्फा कट स्लाइडली डिफ्लेक्ट हो गए, बट इन 1 मिलियन क्या हो गए उसमें ग्रेटर देन 90 एंगल से स्ट्रेट पाथ चले गए। तो यानी ये कुछ अल्फा पार्टिकल्स हो गए। तो फिर उसने और रदरफोर्ड पर क्या किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट नहीं किया बेटा, उसने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब सीरीज में उसने 5 किया, 10 किया, 100, यानी जितने उसने रिपीटिशन में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते गया, और उसने क्या किया बेटा, रिजल्ट सेम लिया। तो इस रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बेस पे उसने एक कंक्लूजन दिया बेटा। कंक्लूजन कभी कभार रदरफोर्ड के कंक्लूजन पूछता है, कभी कभार रिजल्ट के नाम से क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। रदरफोर्ड ने फॉलोइंग कंक्लूजन्स दिया। सबसे पहले उसने कहा यूज मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं वो पास हो गए हैं फॉइल से बगैर डिफ्लेक्शन, बगैर रोक टोक के। इसका मतलब है एटम का ज़्यादा हिस्सा खाली। अगर हिस्सा खाली नहीं होता तो ये अल्फा पार्टिकल क्या करता है, वो रोक देते। दूसरा जो उसने दे दिया, दूसरा उसका कंक्लूजन, डिफ्लेक्शन जो कम, थोड़ा सा अल्फा, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट हुए ग्रेटर देन 90 से, इसका मतलब है ये पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जेंस बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज। अच्छा बेटा, यहाँ एक बात हम लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग फेमिलियर है, कायनात के अंदर दो ही चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हम जानते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा रिपल्जन होती है, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्जन होती है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होती है। तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन का मतलब ये है, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल हमने लिया था हीलियम के न्यूक्लियस, उसमें भी पॉजिटिव चार्ज था, और जो उसने गोल्ड फॉइल लिया था उसका न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस में भी चार्ज क्या था, पॉजिटिव था। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन इन दोनों के बीच हो गई। फिर उसने कहा जो इतने अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, उनको डिफ्लेक्ट, यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया, राइटिंग में नॉट लिखा गया, आपने नॉट नहीं लिखना, नॉट है ये, नॉट डिफ्लेक्ट किया गया अल्फा पार्टिकल्स को। बेटा अगले हम बात करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स के हवाले से। देखो यहाँ से कितने सवाल बनते हैं अब आपको पता चला। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड ऑब्जर्वेशन, सॉरी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, ऑब्जर्वेशन और एटॉमिक मॉडल। अभी तक 3 सवाल, हम चौथी सवाल की तरफ आ रहे हैं। अब उसने कंक्लूजन, एक्सपेरिमेंट की बेस पे उसने एक कंक्लूजन किया और एक नया एटॉमिक मॉडल दिया है बेटा। उसने कहा ये, यानी ये जो जो नया एटॉमिक मॉडल था हमारा सोलर सिस्टम के जैसे था। देखिए बेटा, ये ज़मीन के गिरद तमाम सियारों का गर्दिश करना, सॉरी सूरज के गिरद तमाम सियारों का गर्दिश करना, ठीक है नहीं ये। तो इस किस्म का एक रिजेंबल यानी पार्टिकल था। उसने कहा एटम एक न्यू इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, उसमें ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, ज़ीरो है का। जी, फिर उसने कहा मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड विद मास डेंस पार्टिकल इज इन द रीजन। अब देखो, जो डेंस पार्टिकल था एटम का, उस एरिया का नाम उसने क्या दिया, न्यूक्लियस दिया। उसने कहा इलेक्ट्रॉन क्या है, वो न्यूक्लियस के गिर्द एक सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, उस सर्कुलर पाथ का नाम इसने ऑर्बिट दिया। तो ऑर्बिट का नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया बेटा। उस बात देखें, कोई भी बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो वहाँ सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। हम लोग फिजिक्स में ये सारी चीज़ें तफसील से पढ़ रहे हैं। तो कहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन होती है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसल आउट करते हैं। तो ओवरऑल एटम क्या होता है आपका, न्यूट्रल।
अच्छा बेटा, यहाँ डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में एक बात जहन नशीन करें। एग्जामिनर सवाल कैसे पूछता है, कभी आपसे पूछेगा डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड, कभी आपसे पूछेगा बेटा लिमिटेशन के नाम से। सवाल ही एक है, जवाब इन सब का सेम होगा। सवाल का नाम अलग होगा। डिफेक्ट पूछेगा, लिमिटेशन पूछेगा, डिसएडवांटेज पूछेगा, फेलियर्स पूछेगा। चार हो गए ना। मतलब ये कोई 5-6 तरीकों से पूछता है, जवाब सबका है। डिफेक्ट्स पूछे, लिमिटेशन पूछे, डिसएडवांटेज पूछे, फेलियर पूछे, हाँ रिजेक्शंस पूछे। इन सभी के नाम से एक ही सवाल आता है, लेकिन सबका जवाब यही डिफेक्ट्स है। ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक एटॉमिक मॉडल रिजेंबल किया सोलर सिस्टम की, जिसके वजह देखो उस वक्त जो क्लासिकल फिजिक्स है, 19वीं सदी की जो फिजिक्स पर काम कर उसको क्लासिकल फिजिक्स थे। उन्होंने कहा ये एटम एक बीइंग, क्योंकि रदरफोर्ड के नाम देखो बीइंग चार्ज पार्टिकल तो था। रदरफोर्ड ने ये कहा था जब भी एटम सर्कल करेगा, घूमेगा, रिवॉल्व करेगा, उसको कंटिन्यूस एनर्जी खारिज करेगा, कहा था। तो साइंसदानों ने कहा अगर कंटिन्यूस एनर्जी खारिज करता है तो वो पहली बात ये है, वो आकर न्यूक्लियस में गिरना चाहिए, यानी वो लगातार एक बंदे कमजोर होता जाए, आखिर वो मौत के दहाने तक पहुंचाना चाहिए ना। ऐसा मुमकिन नहीं था। अगर एटम अगर न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो पूरा दुनिया कायनात का निज़ाम बर्बाद क्या होगा, दरहम बरहम होगा, कयामत बर्पा होगा। इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है नहीं ये। उन्होंने कहा ये कहते हैं आपके मुताबिक ही, अगर एटम अगर न्यूक्लियस में गिरना चाहिए और एटॉमिक स्ट्रक्चर कोलैप्स होना चाहिए, लेकिन ये इम्पॉसिबल था। दूसरा उन्होंने कहा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं दे रहा है, बल्कि कौन सा दे रहा था, लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा था। ये भाई चीज़ें रेगुलर कंटिन्यूसली हो रही हैं तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस किया। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप जो भी चीज़ समझ नहीं आया है, ये आपको व्हाट्सएप आप लोग हमारी हेल्प करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी से आपके आप भी फ़ायदा होगा, किसी और का। और नोट्स के लिए आप पोस्ट पेड साइट में चले जाएं, वहाँ आपके लिए लिंक मौजूद होगा, उसी लिंक से आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो भी जितने भी नोट्स हम लोग आपको स्लाइड के फॉर्म में पढ़ाते हैं, ये आपको यूट्यूब के लिंक में आपको अवेलेबल होंगे बेटा। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। हम लोग अगले लेक्चर की तरफ जाएंगे, बोहर एटॉमिक थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो यार बेटा, अल्लाह हाफिज़।